हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 10। जो हमारा चैप्टर 10 है वो क्या है? उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। आज हम इसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि उपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय में माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात पर अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व को नीतियों को कैसे क्रियान्वित किया था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जन साधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है, गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यहाँ भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से नहीं हिचकते जैसे कि वे अन्यायपूर्ण समझते हैं। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और इस प्रकार के उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है। अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। ये देखो, यहाँ पर एक कपास गांव का चित्र हमको जो दिखाया गया है। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? कपास जो गांव के मंडी ले जा रहे हैं। जो गांव से कहाँ पर ले जाना है? कपास को मंडी तक ले जाया जा रहा है। यहाँ पर तो इसका चित्र आपको दिखाया गया है। बंगाल और वहां के जमींदार। जैसा कि आप जानते हैं कि उपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में बर्दवान, आज के बर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूली करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि बर्दवान के राजा को पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में यह आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। बर्दवान के राजा डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों में अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर
अदा न किए गए राजस्व की समस्याएं। अकेले बर्दवान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसे सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व की मांग दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें की राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान, यौमन और धनी भूस्वामी का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्होंने यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व संभारता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा के रूप में ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदोपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व इकट्ठा करता था। जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से लेकर 1805 का, जो 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नवालिस का यहाँ पर हमको चित्र दिखाया गया है। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारों यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों का बोझ सने सने कम होता जाएगा। दूसरा, यानी यह उसी ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपज कीमतें नीची थी, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था।
तीसरा, राजस्व आसमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदार को नीलाम किया जा सकता था। चौथा, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रेयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी कि वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार को अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंध कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया। जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों का संपूर्ण प्रभाव और अधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी। रेयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रेयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि किस्मी रेयत को आगे पट्टे पर दिया करते थे। अब हम आगे देखते हैं। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रेयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रेयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाये से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में, जहां एक और अनेक जमींदारों संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर दिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकारों के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के करीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बंदरगाहदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को दे देते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदार द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान नहीं किया जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन पर जमीनों को खरीद लेते थे। जो जोतदार हुआ करते थे वो क्या करते थे, जमींदारों की जमीनों को खरीद लिया करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक चित्र दिखाया गया है बंगाल के गांव का दृश्य, जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में चित्रित किया गया था। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा था। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिखाया गया है। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे घरों में रहा करते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये घर हमको दिखाया गया है। इसमें क्या है, जोतदार और साहूकार लोग रिया करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं
दिनाजपुर के जोतदार। पहला हम देखते हैं, उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगह पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे घाटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्य भावी था। दिनाजपुर के जोतदार। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना जरूरतमंद काश्तकारों का पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते हैं, बहुत ही हटीले और जिद्दी, और यह जानते थे कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राशों के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते थे और लगभग हर किश्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती थी। उनके पास उनके पट्टे ही हकदारी से ज्यादा जमीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना, पुलिस थाना या मुंसिफ कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों के उनका अपमान किया है। इस प्रकार राशों की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राशों न देने के लिए भड़काते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जमींदार कंपनी को राशों अदा करने के लिए गांवों पर राशों संबंधित मांग जमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार था। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार अन्य रैयतों उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन को जोतते थे और बाकी जमीन सिकमी रैयत को लगान पर दे देते थे। सिकमी रैयतों को लगान देते थे। जैसा हम देखते हैं कंपनी का राज। फिर यहाँ पर देखते हैं, जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता था। जोतदार धनवान, रैयत व्यापारी और महाजन यानी साहूकार भी। और यहाँ पर रैयत और सिकमी रैयत, और यहाँ पर भी सिकमी रैयत। तो हमेशा ये साइकिल चलता था। ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक तो किस तरह प्रकार हुआ करते थे। अब हम आगे देखते हैं, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राशों की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के लिए रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गई। फर्जी बिक्री का एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि इस तरह की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों की नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जो भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंत तो गत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमतों पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई रकम राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमानों पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियों की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुछ बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और कई तरीकों से अपनी
जारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई भारी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल या नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत भारी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराना जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे, और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता और वे उसकी प्रजा हैं। जमींदारी की बिक्री से उनके ताद्यमय को गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किया जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक के तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया और राजस्व के भुगतान संबंधित नियम को भी कुछ लचीला बना दिया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों को भट्टा बैठाया गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। 5वीं रिपोर्ट। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे जिनमें जमींदारों रैयत की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों की थी। जैसा कि हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, महाराजा मेहताब चंद 1820 से 1879 जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेज चंद बर्दवान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासक में बर्दवान की जमींदारी काफी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेहताब चंद हमको दिखाया गया है। भिन्न भिन्न जिलों के जो कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तक न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह अधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटिश के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और अपने कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेनामी शब्द का अर्थ है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता था जो कि किसी फर्जी अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता था। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठेत यानी डंडेबाज पक्षधर थे। अंडुल राजमहल ऐसे राजमहल का एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष है। जमींदारों के रहन सहन की पतोन्मुख विश्व वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जल सागर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा राजमहल दिखाई दे रहा, अंडुल राजमहल हमको दिखाया गया है। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो एक
प्रवर समिति द्वारा तय की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंत में के दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में उपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की है। उनमें पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारों सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा कि हमने देखा कि जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। 5वीं रिपोर्ट के उद्भूत जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है। राशि समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक जमीनें समय समय पर नीलाम पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 में तदनुसार सन 1796 से 97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि जुम्मा यहाँ पर कितनी है, 2,87,061 सिक्का रुपए थी और वह वास्तव में कितनी हो गई, यहाँ पर 17,90,416 रुपए में बेच दी गई और अनेक यहाँ पर कितनी 14,18,756 रुपए की राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय स्वंत 1204 तदनुसार सन 1797 से लेकर 98 में 2,66,61 हुई सिक्का रुपए के लिए जमीन विज्ञापित की गई और यहाँ पर फिर कितनी 22,74,76 सिक्का रुपए की जमीन बेच दी गई और क्रिया राशि 21,47,580 सिक्का रुपए थी। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, विशनपुर, सभी बंगाल के जिले आदि के राजा। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफी कठिनाई उठानी पड़ी। जिस लहजे में साक्ष्य अभिलिखित किया गया है उससे आप रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के प्रति रिपोर्ट लिखने वाले रुख के बारे में क्या सोचते हैं। आंकड़ों के जरिए रिपोर्ट में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। क्या इन 2 वर्षों के आंकड़ों से आपके विचार से किसी भी समस्या के बारे में दीर्घकालीन निष्कर्ष निकालना संभव होगा। अब हम देखते हैं कुदाल और हल। कुदाल और हल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यहाँ भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में अब हम देखेंगे राजमहल की पहाड़ियों के बारे में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती थी या एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने अपने घर बार और गांव को छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आंशिक क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों में बड़े
के बारे में उसने डायरी में लिखा है कि जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की, उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारी मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्ड की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियों क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द कहाँ रहते थे, वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर कैसे करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन को साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे, नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलजी का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनके जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र है। 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस का एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से लेकर 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेस 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। वहाँ होजेस ने कई एक्वाटिट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों की खोजी कलाकार स्वच्छतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति से सलाम संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करें, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे, छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में होजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधपूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन एवं उपनिवेशिक अधिकारी भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे। वे दृश्य होजेस की चित्रकारी मनमोहक और रमणीय दिखाई देते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको एक राजमहल की पहाड़ियों का एक गांव का चित्र हमको दिखाया गया है। एक वांटित ताम्रपट्टोत्कर्णी एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर विलियम
होजेस द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियाँ और ऊंची चोटियों भी देख सकते हैं। कहीं वे वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दूरों पहाड़ियाँ दिखलाकर होजेस उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको चित्र दिखाया गया है। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों और काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़ियाँ लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों के छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को लोग अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ियाँ लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक के साथ पर बस कर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आपको विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाइयों को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों पर इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उन्हें कुछ पत्थर दिया करते थे। जब ऐसा पत्थर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति रिवाजों से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगल की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वह स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारों गाँव का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों को तथा स्थायी खेतीहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांव पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की कूटनीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदोपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने के लिए जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे, अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वेतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चला रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और भारी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810-11 की सर्दियों के बुकानन इस क्षेत्र की यात्रा
की थी तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के संसाधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उनके एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वहां था संताल लोगों का आगमन। संताल लोग वहां के जंगलों को सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संताल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतरी और पीछे हटना पड़ा। पहाड़ियों लोगों अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों संथालों को शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। संताल अगुआ बासिंदे सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वहां एक गांव में पहुंच गए। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो यह काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और बुकानन उतनी ही बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वह संथालों ने कृषि की क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। वे इलाके जहां 1800 के आसपास आए थे, उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियां कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का अधिकार दिया था। संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र, राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। यह गांव शांतिपूर्ण, निर्भय, रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस गांव के चित्र को। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने संताल लोगों को यहाँ के लिए निमंत्रण दिया था। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने असफल रहे तो उनका ध्यान संतालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संताल आदर्श बंसीदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संतालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई को के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संतालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संतालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ियों लोगों के पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन ए को के सीमांकन के बाद संतालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संतालों के गांवों की जो संख्या जो 1838 में
40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या को केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार हो गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यह दार्मिन ए को में आकर मानो उनकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और अंतोगत्वा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दी गए। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीन खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें के उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। अब जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिया गया तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहली वाली खान बदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार दिकु लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाकों पर उनके नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के संथालों के गांव जल रहे थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु मांझी संथाल विद्रोह का नेता, ये क्या है, सिंधु मांझी संथाल विद्रोह का नेता दिखाया गया है हमको यहाँ पर। और हम यहाँ पर देख सकते हैं संथाल ब्रिटिश राज्य के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले निर्भय एवं शांत दिखाई देते थे अब नरसंस एवं बर्बरतापूर्व कृत्यों के स्थान बन गए थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांव की चित्र ब्रिटिश आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए यह ब्रिटिश कितने शक्तिशाली है और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और उपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। कंथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1856। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्रों के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है, घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया, विद्रोह कुचल दिया गया और विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये जो अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। विरुद्ध विद्रोह के करने का समय अब आ गया है। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उनसे उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने के लिए संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे।
अब हम यहाँ पर देखते हैं संथालों के बारे में बुकनन के विचार। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते थे, लेकिन निचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियां में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती है, जिन पर भीतर की ओर लेप पलस्तर लगा होता है। झोपड़ियां छोटी और मेली कुचेली होती है। उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। कड़ुया के पास की चट्टानें। बुकनन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद में चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जिसका कोई या एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्ड स्पार क्वार्ट्ज और काला अभ्रक लगा है। वहां से आधा मील से अधिक दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वहां पर सतरहीन थी। उसके बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्ड स्पार, सफेद सा क्वार्ट्ज और काल अभ्रक था। तो हम यहाँ पर देखते हैं बुकानन का विवरण। अब बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी थी कि उसे यह देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिस पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों पर परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लोह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से बनी संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था, तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेर बदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। वह कौन सी फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यहाँ भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसलें, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियों सभी अपने आप में पूर्ण कमी है तो बस इस क्षेत्र के कुछ प्रगति की ओर विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यह लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो बाग इस परियोजना के लिए उपयुक्त न हो, वहाँ पनाई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते देहात विद्रोह, बम्बई दक्कन। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियां संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए पश्चिम भारत को परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाए कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और
मना दिखलाने जैसे अन्य और अपने दुख दर्द का कारण समझने के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। यदि हम उनकी नाराजगी, आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उथेड़ने लगते हैं तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं, जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेखों के उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोही की करतूतों से उत्तेजित होकर पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांचा करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही दक्कन में 1875 में हुआ। उस दिन सुपा में 16 मई 1875 को पुणे के जिले मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा, शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया, उनमें से घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बांड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान दक्कन दंगा आयोग हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेखा भाइया जला दी गई। यह आंदोलन पुनः आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा का एक विपणन केंद्र मंडी था, जहां अनेक व्यापारी साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकार से उनके बही खातों से ऋण बांधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उन्हें बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घर को भी आग लगा दी। पुणे से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। जब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंद नष्ट कर दिए गए। किसानों हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। अध्याय 11 भी देखिए। विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात काबू करने में कई महीने लग गए। साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट, रैयत साहूकारों और शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट में 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। वे रैयत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते थे। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते थे और उनमें से उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते थे और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते थे। यदि ऐसा किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई देता जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे? यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात पर बारे में और वहां औपनिवेशिक शासन में हुई कृषि या भूमि संबंधित परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है? आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई। इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिल्ले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार
कि इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकॉर्ड के एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकॉर्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकॉर्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएगा और उनके अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास के रिकॉर्डों के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वह जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनों पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अभी आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का घोतक है जो अपनी संपत्ति किराए की आय पर जीवन यापन करते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज्यादा होती थी, खास तौर पर समस्या और भी विकट थी जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरता पूर्व राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 34 वर्षों में देहाती इलाकों में अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई और बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशि आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे? उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया? अपनी जरूरत की चीजों को कैसे जुटाया? अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियां कैसे की? यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण नहीं लिया गया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं ने किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्चों को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह ये किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक के मध्य एक विशेष प्रकार के आर्थिक
पुनरुत्थान के लिए लक्षण दिखाई देने लगे। अब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधित बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया कि राजस्व बहुत ज्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों को अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधित मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बेच चाहिए थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कपास में तेजी। इस ग्राफ से अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी से गिरावट को दिखाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं 1860 में 100 से लेकर फिर यहाँ पर 1864 में 500 से फिर बाद में यह क्या हुआ कि ग्राफ घटता गया। फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटिश में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटिश के सूती वस्त्रों को विनिर्माताओं काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति की वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। कपास की ढोने वाली गाड़ियां एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है। यह हमको यहाँ पर दिखाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कपास की गाड़ियां हमको दिखाई दे रही जो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है। अब हम देखते हैं जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को ऐसे देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यह सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी तक कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई और वहाँ सामान्य मात्रा का 30% से कम हो गया। 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें या हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वर्ष 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। बम्बई में कपास में सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों को दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशि दी ताकि वे आगे उन ग्रामीण दाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 20 अप्रैल 1861। जब अमेरिका गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के पास कपास आपूर्ति बहुत कम हो गई थी, ब्रिटेन को यह आशा हुई थी कि ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधित सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों को अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ के पृष्ठों पर परिलक्षित हुई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखते हैं हम अधिक मात्रा में राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक अस्त व्यस्त महसूस करते हैं। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांवों में रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घ
विकेंद्रीकरण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों से सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। नौकाओं का एक बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते कपास की गांठें ले जा रहा है। इलस्ट्रेटेड न्यूज़ लंदन न्यूज़ में 13 दिसंबर 1862। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नौकाओं का एक बड़ा मिर्जापुर गंगा नदी के रास्ते कपास की गांठें ले जा रहा है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे बम्बई टर्मिनस पर कपास की गांठें पड़ी हुई है। इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 23 अगस्त 1862। जब रेलें चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों से भी भेजे जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पतन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। ऋण का स्रोत सूख गया। अब हम देखते हैं ऋण का स्रोत कैसे सूख गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे के गजट के संपादक ने पूछा, 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, वह कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंध करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक और ऋण का स्रोत सूख गया, वही दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इसे नए बंदोबस्त की मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालत में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसा पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता के शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। अन्याय का अनुभव। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वे इस बात के लिए क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे डूबे जा रहे थे अथवा अब वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर है, बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी ऋणी रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। रैयत अर्जी। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो कर्जत तालुकों के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा को आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग, काफी दिनों से हम अत्याचार कर रहे हैं। चूंकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उन्हें पैसा, कपड़ा, अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीज़ें मिलती जाती है पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकारों को ले जाते हैं। उपज के ले जाते समय
तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन के पहले ही काफी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। उपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों को और प्रथाओं से उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। भाड़ा पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था? इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उनके अपने नहीं थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र, किरायानामा लिखना पड़ता था जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर यह दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसी ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान के हस्ताक्षर किया गया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। मैंने आपको दे ऋण खाते में आपको अपनी लोहे की धुरों वाली 2 गाड़ियां, 7 सामान, 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े में लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रति माह की दर से उनका किराया भाड़ा दूंगा और आपसे अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खाते में धोखाधड़ी करने और कानूनों को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बांड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था। उस पर नए सिरे से ब्याज लगाने लगता था। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह हथकंडे अपनाते थे। अब ऋण चुकाए जाते हैं, रैयत की उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर भी कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेजों और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपचारिक समझौते के अनुसार अनौपचारिक समझौते के साथ आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं और दस्तावेजों को बंद पत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित करने शब्दों में कही जानी चाहिए और विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा, जब तक कोई उसका मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफें वह सब बदपत्रों और दस्तावेजों की इस नई प्रणाली से कर्ज कैसे बढ़ते गए। दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र आधार पर 100 रुपए की रकम
3 से 2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाले इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने के करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन ब्याज दर दोनों को मिलाकर बनी राशि मिश्र धन के लिए एक बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है। उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना या 3 पैसे हो जाता है। व्यवस्था के कारण ही उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते और अंगूठे का निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे का निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर लाचार थे, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। दक्कन धक्का आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाएगा। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोगों ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राशों की दरों, कीमतें और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सुनिश्चित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी भी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहासकार के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्र, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करने और उनकी विश्वसनीयता की जांच करने की जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते काल रेखा। 1765 में इंग्लिश ईस्ट कंपनी के बंगाल की दीवानी प्राप्ति की। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त। 1800 का दशक जो था, संताल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किया गया। 1820 का दशक, कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 और 50 का दशक, बम्बई के दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। 1855 से 56 में संथालों की बगावत। 1861 में कपास में तेजी का समारंभ और 1875 में दक्कन के गाँव में रैयतों ने बगावत की। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।